Okay, so good evening, everyone. Please let me know whether I'm audible and visible. Dipanshu, hello. Krishna, Niranjan, Archana, yes, good evening. Akshat, good evening. Yes, Shingla, hello. Okay, so I think we can start the class. तो अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट क्लास में हम लोग कॉस्ट शीट वी हैड स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास. और मान्या हेलो. और कॉस्ट शीट में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे. बिफोर दैट लेट्स रिवाइज अ बिट व्हाट वी हैड स्टडीड इन द लास्ट क्लास. अलग तरीके से रिवाइज कर रहे हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू. देखो, जब भी आपको कॉस्ट शीट बनाना हो, जब भी आपके सामने कॉस्ट शीट बनाने का बात आएगा, आप सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या इज द कॉस्ट डायरेक्टली एंड इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल. अच्छा, अगर कॉस्ट डायरेक्टली एंड इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल है तो उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट. यस और नो एवरीवन? बाकी लोग लेट मी नो यस और नो. यस. तो अगर कोई कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल है, एंड दो कंडीशन था ना, एक था डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल होना चाहिए. डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल मतलब कि दिखना चाहिए प्रोडक्ट में. और दूसरा क्या था? इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल मतलब कि अगर हम एक यूनिट को देख रहे हैं, हमको एक यूनिट के कारण खर्चा कितना लग रहा है वो मालूम चलना चाहिए. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट कॉस्ट. तो यहां फ्लो चार्ट में वही लिखा हुआ है कि अगर कॉस्ट डायरेक्टली और इकोनॉमिकली दोनों अगर सेटिस्फाई हो गया तब तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट. और अगर तुम्हारा जवाब यस हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट हुआ, तब हम क्या पूछेंगे कि उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है. आप जानते हैं नेचर के बेसिस में कॉस्ट तीन तरह का था: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस. तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को तीन कैटेगरी में शो करते हैं कि उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है. एक्सपेंस और कॉस्ट दोनों साथ में नहीं होता. इसके बाद आता है अगर क्वेश्चन आता है कि नहीं कॉस्ट डायरेक्टली एंड इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता तब वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है. तब तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट. अच्छा, एक और चीज, डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम क्या था? प्राइम कॉस्ट. वेरी गुड. और इनडायरेक्ट कॉस्ट एक और नाम क्या था? ओवरहेड्स. जब जवाब आया ओवरहेड्स तब पूछते हैं कि वेयर इज द कॉस्ट इनकर्ड. तब नेचर नहीं पूछते हैं कि वो मटेरियल है कि लेबर है कि एक्सपेंस है, उससे मतलब नहीं है कॉस्ट शीट को. तो कॉस्ट शीट का जो प्रेजेंटेशन है उसको तब उससे मतलब नहीं है कि वो क्या उसका नेचर है. इफ इट इज इनडायरेक्ट देन नेचर से मतलब हमको नहीं होता है. तब किससे मतलब होता है कि वो कहां लग रहा है. अगर वो फैक्ट्री में लग रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर वो ऑफिस में लग रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और अगर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लग रहा है मतलब शोरूम में लग रहा है तब क्या बोलते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. यस और नो एवरीवन? और कुछ इस तरीके से ही हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं. बट हाँ, ये मैंने ओवरऑल बात किया है. डिटेल्स में कॉस्ट शीट कैसे बनता है वो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखने जाएंगे फॉर्मेट को. ये अच्छा, मैंने बोला व्हाट्सएप कर लेना मेरे को. हाँ, अच्छा ही, क्योंकि कुछ लोग मेरे को व्हाट्सएप किए थे तो मैं उन लोगों को भेज दिया था. सर ग्रुप वन के साथ सीएमए पढ़ने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? एकदम भी प्रॉब्लम नहीं होगा. बोलो बोलो. नहीं.
एकदम भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इनिशियली कॉस्टिंग को ऑल्टरनेट डेज ही रखने वाले हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज रखने वाले हैं, वो भी 1.5 घंटे का, जब तक आपके ऊपर जीएसटी का प्रेशर कम नहीं हो। जब आपका जीएसटी का प्रेशर कम हो जाएगा देन, ठीक है। एक सेकेंड रुको। ओके, तो अब हम लोग क्या है ना, फॉर्मेट देखने जा रहे हैं। देखो, अब एक बात समझना, फॉर्मेट देखने से पहले मैंने क्या बोला था आपको लास्ट डे भी, कि हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट को शो करते हैं। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट है तो अगला क्वेश्चन क्या होता है, उसका नेचर क्या है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को 3 कैटेगरी में शो करते हैं। वन इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वन इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस में मेरे को उतना कोई डिस्कशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को डिस्कस करना है रिगार्डिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। रिगार्डिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो क्या डिस्कस करना है इसमें। अब जैसे मान लो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा, जो रॉ मटेरियल हम परचेस कर रहे हैं उसी का कॉस्ट तो आएगा। अब एक चीज सोचो, मैंने इस साल रॉ मटेरियल, पूरे साल भर में मैंने रॉ मटेरियल परचेस कितने रुपए किया, 10 लाख रुपए का परचेस किया। तो ऑब्वियसली मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए हो जाएगा। बट पता है हम ईयर के एंड में क्या देखते हैं कि मेरे पास मेरे जो स्टोर्स, अच्छा हम रॉ मटेरियल कहां रखते हैं, स्टोर्स में रखते हैं। तो ईयर के एंड में दिखता है कि 2 लाख का रॉ मटेरियल आज भी स्टोर्स में है। अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, हम लोग कोई चीज को एक्सपेंस कब बोलते हैं, जब उसके अगेंस्ट मेरे को बेनिफिट मिल जाए तब तो उसको एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस का डेफिनेशन क्या है, जिस कोई ऐसा खर्चा जिसका आपको बेनिफिट मिल चुका है, जब बेनिफिट मिल चुका होता तब उसको एक्सपेंस बोलते हैं ना। 10 लाख में से 2 लाख का रॉ मटेरियल अभी भी स्टॉक में अगर है तो वो 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल का बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है कि नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है। वो तो अगले साल जब हम उसको फिनिश गुड्स बनाएंगे तब बेचेंगे तब बेनिफिट मिलेगा हमको उसका। इसका मतलब इस साल मेरे को कितना रुपया का रॉ मटेरियल का बेनिफिट मिला है, 8 लाख। और इसीलिए तो ये 2 लाख को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ये तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट नॉट एन एक्सपेंस।
इसलिए मेरा खर्चा कितना है मेरा इस साल का 8 लाख, तो हमको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में कितना दिखाना चाहिए 8 लाख दिखाना चाहिए। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर निकालेंगे तो हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसको माइनस करना पड़ेगा। हम बोले हाँ। याद करो एट फाउंडेशन लेवल, एट बेसिक लेवल आप पढ़े थे कि हम लोग हमेशा, अगर आप याद करो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जितना परचेज करते रॉ मटेरियल वो थोड़ी दिखाते थे, आप तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिखाते थे। क्या आपको ध्यान है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जैसे मैंने लॉजिक बताया क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों करते हैं, तो सेम लॉजिक से ओपनिंग स्टॉक क्या होगा ऐड होगा, और ये सब मिलकर क्या होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? सब कुछ मिला के क्या हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो वही चीजें लोग यहां पर भी लेकर आए कि रॉ मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल कॉस्ट का मतलब है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो चाहे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बोलो या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलो, बात क्या है? सेम है। ऑब्वियसली वो कैसे आएगा? हम ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करेंगे? परचेज को ऐड करेंगे और लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। लेकिन देखो यहां क्या लिखा हुआ है, परचेज एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंस। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अदर इंसिडेंटल एक्सपेंस हमने लास्ट डे इसके बारे में डिस्कशन किए थे। क्या बात हुआ था लास्ट डे अपने इस बारे में कि सर परचेज करने के कारण कोई भी खर्चा होता है, जैसे कि फ्रेट का खर्चा, जैसे कि ट्रांजिट इंश्योरेंस, राइट, जैसे कि अगर टैक्सेस एंड ड्यूटी जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता हो, क्योंकि जो क्रेडिट मिल गया वो तो मेरा कॉस्ट है ही नहीं, वो तो बेनिफिट मिल चुका हमको, राइट, तो वो सारे खर्चे को भी आपको परचेज में इंक्लूड करना है एज पर AS2 अकाउंट्स का। करेक्ट है? और फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सभी को समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी एकदम 100%। और उसके बाद इस तरह से क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गया। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट को हम 3 कैटेगरी में दिखा रहे हैं, एक मटेरियल कॉस्ट, एक लेबर कॉस्ट और एक एक्सपेंस। तो देखिए यहां लिखा हुआ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, लेबर बोलो या एम्प्लॉय बोलो बात एक ही होता है। और क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उससे क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। जैसे कि बेसिक अकाउंट्स, बेसिक अकाउंट्स आपको आना चाहिए, यहां पर कोई डिटेल्ड एडजस्टमेंट आएगा नहीं, तुमको मिलेगा नहीं। बेसिक एडजस्टमेंट मतलब ये प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट तुमको पता ही है। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? कोई अगर आउटस्टैंडिंग लेबर कॉस्ट भी दिया हो साथ में कि पेड इतना आउटस्टैंडिंग इतना है तो ऐड कर देंगे, और कोई प्रीपेड है तो क्या करेंगे? लेस कर देंगे। यस और नो? उतना ही आएगा, उससे ज्यादा कोई ये अकाउंट्स है नहीं अपना कि सारा एडजस्टमेंट भर भर के आएगा। बस बेसिक एडजस्टमेंट पूछ सकता है बाई चांस अगर कहीं पूछा तो। और फिर इसको नाम क्या दे दिया? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बोलो या डायरेक्ट कॉस्ट बोलो, बात एक ही है। अच्छा, कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स का हम लोग बात की थी लास्ट डे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर। बताओ कोई कोई एग्जांपल्स। हायर चार्जेस, किसका हायर चार्जेस? ऑफ स्पेशल मशीन। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीन। मोल्ड पैटर्न का एमोटाइज्ड कॉस्ट, नॉट द एंटायर कॉस्ट बट द एमोटाइज्ड कॉस्ट। तो एमोटाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड पैटर्न, और वेरी गुड रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन। और क्या बोला? टेक्निकल नो हाउ, वेरी गुड, पावर एंड फ्यूल, टेक्निकल नो हाउ, और पांचवा था पावर एंड फ्यूल। तो ये लास्ट डे में डिस्कस किए थे कि ये 5 आइटम है जो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आता है जनरली, जिसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। एक दो आइटम और हो सकता है जो तुमको सम्स में दिखेगा, तब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आता है। एक बार के लिए 5 आइटम ही काफी है। सभी को बताएंगे? सभी को ये बात ध्यान आया?
इस तरह से क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट लिखते ही क्या हुआ, अपना डायरेक्ट कॉस्ट सब कुछ लिखना हो गया। अब डायरेक्ट कॉस्ट के बाद हम लोग क्या दिखाते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है ओवरहेड्स। अगर वो ओवरहेड्स कहां लगता है, फैक्ट्री में लगता है, तो क्या बोलते हैं इसको, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो देखो अगला क्या लिखा हुआ, ऐड वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स। हम मिटाएं इसको, यहां क्या लिखा, ऐड क्या किया हुआ है, ऐड, यहां क्या लिखा, वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड का एक और नाम क्या है, वर्क्स ओवरहेड। तो अगर वर्क्स ओवरहेड बोलो या फिर फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, बात क्या है, सेम है। अच्छा देखो एक काम, देखो क्या किया लोग, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ने के बाद क्या नाम लिखा है लोग, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अच्छा चाहे वर्क्स कॉस्ट बोलो या फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, बात एक ही होता है, लिखा ना वर्क्स और फैक्ट्री। तो वर्क्स और फैक्ट्री को दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। एक बात बताओ, फैक्ट्री के अंदर में दो तरह का खर्चा तो होता है, डायरेक्ट कॉस्ट कहां लगता है, फैक्ट्री में ही लगता है, और फैक्ट्री ओवरहेड भी कहां लगता है, फैक्ट्री में लगता है। तो दोनों खर्चा को जोड़कर क्या हम फैक्ट्री कॉस्ट नहीं बोल सकते हैं, बोल ही सकते हैं। इसलिए लोग उसका क्या नाम दिया है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। तुम चाहे जो भी नाम से बुला लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट यहां तक। बट एक क्वेश्चन आता है, सर इसका नाम ग्रॉस नाम आपने क्यों डाला है, नाम के आगे ग्रॉस वर्ड क्यों आया है। आपको आगे एकदम नहीं पढ़ना है, आपको समझना है चीजों को कि क्यों है। एक तो हो गया सर फॉर्मेट है, हमको पता है, ठीक है हम याद कर लेंगे, सम कर लेंगे, ये नहीं होता है। समझना चाहिए हमको क्यों है, इसके बाद ये क्यों है, वाई दिस इज नेक्स्ट, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिया, मिटा रहे हैं पूरा चीज, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिया, मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगा 5 लाख रुपए का, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा 3 लाख रुपए का, तो प्राइम कॉस्ट है 18 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड हम जोड़ लिए मान लो 6 लाख रुपए का, तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट कितना आया, 24 लाख। व्हाट डू यू थिंक, ये 24 लाख क्या शो कर रहा है कि इस साल फैक्ट्री में मैंने 24 लाख रुपए खर्चा किया है, इस साल मैंने फैक्ट्री में 24 लाख रुपया खर्चा किया। अब पता क्या है, इस 24 लाख में से 4 लाख का सामान ऐसा है जिसका प्रोडक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। इस 24 लाख में से 4 लाख का कॉस्ट का सामान ऐसा है जिसका प्रोडक्शन ईयर एंड तक कंप्लीट नहीं हुआ, आधा आधा काम खत्म हुआ है, पूरा काम खत्म अभी उसका नहीं हुआ है। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट, मतलब कॉस्ट शीट से अल्टीमेटली करना क्या चाह रहे हैं, हमको यह जानना है ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग क्या था, टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स ना। So ultimately we are concerned with the cost of the finished goods. We are not taking out यहां पर कि फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना लग रहा है, टोटल खर्चा कितना लग रहा है किस डिपार्टमेंट में, वो अकाउंट्स का काम है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को निकालना। अब अगर 24 लाख में से 4 लाख रुपया उस चीज में खर्चा हो रखा है जो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मतलब जो कंप्लीट हो गया है उसके कारण फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ है बताओ। अगर 24 लाख मैंने टोटल खर्चा किया है जिसमें से 4 लाख रुपए खर्चा उस ऐसे प्रोडक्ट में हुआ है जो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो जो कंप्लीट हो चुका है उसमें मैंने खर्चा कितना रुपए किया है, 20 लाख। अगर उसमें से 4 लाख का सामान पूरा नहीं बना है, मतलब रिमेनिंग 20 लाख का सामान पूरा बन चुका है। और हमको अगर ये जानना है जो गुड्स बन चुका है, जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉस्ट कितना है, तो उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में तो 20 लाख रुपए जाएगा। इसका मतलब मेरे को कॉस्ट शीट से 24 लाख दिखाना चाहिए कि 20 लाख दिखाना चाहिए, कॉस्ट शीट के अंदर तो 20 लाख दिखाना चाहिए। इसका मतलब हमको इसमें से 4 लाख माइनस कर, जो 24 लाख आया हमको इसमें से 4 लाख माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। अच्छा जो कंप्लीट नहीं होता है, ये आप बेसिक लेवल में आप सबको ही पढ़े हैं कि इन्वेंट्री 3 तरह का होता है, एक होता है इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का, एक होता है इन्वेंट्री फिनिश गुड्स का, और एक होता है इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ईयर के एंड में अगर 4 लाख का सामान ऐसा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है,
तो वो तो मेरे WIP का स्टॉक हो गया ना ईयर एंड का, क्योंकि उसका बेनिफिट तो मिला ही नहीं है 4 लाख का, क्योंकि उसको तो हम बेच ही नहीं पाएंगे इस साल, तो वो तो मेरे स्टॉक में हो जाएगा, वो तो एसेट हो गया ना मेरे लिए, क्योंकि उसको अगले साल हम कंप्लीट करेंगे, बेचेंगे तब पैसा कमाएंगे, तो उससे बेनिफिट इस साल मिला ही नहीं 4 लाख से, इसलिए वो मेरे खर्चे में आ ही नहीं सकता। और इसीलिए यहां पर देखो इन लोग ग्रॉस नाम क्यों दिया, क्योंकि वो लेस कर रहे हैं, यहां से क्लोजिंग WIP को क्या कर रहा है, लेस कर रहा है। क्यों लेस कर रहा है समझ में आया? आदित्य अराउंड 80 to 90, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, अगर क्लोजिंग WIP लेस हो रहा है तो ओपनिंग WIP क्या होगा, ऐड होगा। देखो इसका भी रीजन समझते हैं कि हम लोग ओपनिंग WIP ऐड क्यों कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लास्ट ईयर अगर मान लो कुछ सामान कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ सामान आधा बना है, मतलब मान लो दर्जी है, कुछ शर्ट लास्ट ईयर आधा कंप्लीट होता, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अब उस ऑब्वियसली हम जब आए होंगे, सर ये तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट जैसा बन गया, तो मैंने फर्स्ट डे बोला था कि कॉस्ट शीट इज नथिंग, बट तुमको लगेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट ही बन रहा है। याद करो ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी तुम डेबिट साइड में 2 ओपनिंग WIP और क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग WIP भी लिखता था, तो ये तो वही हो रहा है, बट उसी का लॉजिक हम बता रहे वापस, राइट। तो ओपनिंग WIP ऐड यहां क्यों हो रहा है, उसका रीजन समझेंगे। ओपनिंग WIP ऐड इसलिए हो रहा है बिकॉज मान लो लास्ट ईयर कुछ सामान कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम इस साल सबसे पहले क्या करेंगे। अच्छा क्या लगता है, मान लो कल दर्जी का शाम का समय 6 बजे तक काम करने का है, राइट। शाम का 6 बज गया, एक शर्ट आधा बना कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, बोले ठीक कल आके बनाएंगे हम। तो कल जब वो आज जब वो वापस आएगा तो क्या करेगा, पहले कोई नया शर्ट बनाएगा या फिर जो शर्ट आधा छोड़ के गया था पहले उसको बनाएगा, जो आधा छोड़ के गया उसको पहले बनाएंगे हम, राइट। तो इन दैट केस अगर जो इस साल जो लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको इस साल कंप्लीट करना, मतलब क्या हुआ, हम इस साल उसमें जो भी लेबर का रिक्वायरमेंट है या जो भी उसमें ओवरहेड का रिक्वायरमेंट है, हम वो सब खर्चा करके हम उस शर्ट को कंप्लीट किए होंगे। अच्छा यहां पर ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये क्या शो कर रहा है कि इस साल मैंने फैक्ट्री में कितना ओवरहेड खर्चा किया है, तो इस साल कितना खर्चा किया, मतलब क्या हुआ, हो सकता है उसमें वो वाले भी प्रोडक्ट है ना जो लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था और इस साल उसमें जब काम किए होंगे और उसमें इस साल जब फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह लगा होगा तो वो वाला ओवरहेड भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, टू नो द कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो मैंने बनाया है इस साल। तो जो लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था तो वो भी तो इस साल कंप्लीट हो रहा है, तो वो भी उसका भी तो इस साल का जो खर्चा है वो ऊपर कॉस्ट में जुड़ गया है। बट मेरा पर्पस क्या है, टू नो कि इस साल जितना गुड्स कंप्लीट हुआ है उसका टोटल कॉस्ट, तो उसमें कुछ खर्चा तो लास्ट ईयर भी लग चुका है ना, जिसको हम लोग ओपनिंग WIP बोल रहे हैं। तो अगर हमको उसका टोटल कॉस्ट जानना है कि उसमें मैंने टोटल कितना खर्चा किया है, तो जो लास्ट ईयर तक खर्चा किया है उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ओपनिंग WIP को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाले भी कॉस्ट शीट बनाते एकदम 100%, करेक्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर जो WIP है वो इस साल क्या बन रहा है, फिनिश गुड्स बन रहा है, तो हमको उसका कॉस्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यस और नो। इसके इसके बाद क्या दिखा है, देखो पहले ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट लिखा था, फिर क्या लिख रहे हैं लोग, सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट लिखा हुआ, रादर इसको हमको क्या बोलना चाहिए, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सो ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या शो कर रहा है, ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या शो कर रहा है कि जितना सामान इस साल कंप्लीट हुआ है फैक्ट्री में, जितना सामान इस साल फैक्ट्री में कंप्लीट हुआ है उसका मैंने फैक्ट्री में कितना खर्चा किया है, उसका मैंने फैक्ट्री में कितना रुपया खर्चा किया है, वो ये शो कर रहा है कौन, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बट अल्टीमेटली we are interested in what, we are interested in knowing the total cost of the product, but total cost of the product जानने से पहले, अच्छा सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट किस बात में रहता है कि मेरा टोटल कॉस्ट बनाने में, मतलब
इन द प्रोडक्शन, इन द फैक्ट्री, इन द प्रोडक्शन मेरा खर्चा कितना लगा। अब जैसे याद करो ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सब क्या निकालते थे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे। तो मेरा इनिशियल पर्पस क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना। प्रोडक्शन कहां होता है? फैक्ट्री में। इसलिए हम लोग, अच्छा फैक्ट्री में दो तरह खर्चा लगता है, एक डायरेक्ट कॉस्ट, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसलिए सबसे पहले हम क्या दिखाए? सारे डायरेक्ट कॉस्ट को दिखा दिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट बोल रहे हैं। फिर फैक्ट्री में क्या लगता है? ओवरहेड्स लगता है, उसको दिखा दिए। उसके बाद मालूम चला अच्छा इसमें से हो सकता है कुछ सामान बना ही नहीं होगा, इसलिए लेस करना होगा क्लोजिंग WIP और ऐड करना होगा ओपनिंग WIP। तब मालूम चला कि इस साल जो सामान बना है उसका मैंने फैक्ट्री में खर्चा कितना किया। बट कुछ और अदर खर्चे हैं जो कि प्रोडक्शन के कारण ही लगता है, बट कोई जरूरी नहीं है कि वो खर्चा फैक्ट्री के अंदर में ही लगता होगा। क्या बोले? कुछ अदर खर्चा है जो प्रोडक्शन के कारण ही लग रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो काम, वो एक्टिविटी फैक्ट्री के अंदर में होता हो। इसीलिए हम कुछ और यहां पर एक लिस्ट दिया हुआ है कुछ अदर खर्चे का, उनको ऐड करने के बाद क्या नाम दे रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो कोई जरूरी नहीं है कहां हो रहा होगा? फैक्ट्री के अंदर में, बट फिर भी ये प्रोडक्शन रिलेटेड ही है। जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। नो, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट? जैसे ही सामान बन जाता है, बन जाने के बाद क्या होता है, जो हमारा इंजीनियर्स लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं कि हम लोग का जो प्रोडक्ट बना है वो सही बना है कि नहीं बना है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो फैक्ट्री के अंदर में ही होता होगा, क्योंकि सामान बन जाने के बाद कहां जाता है? वेयर हाउस में जाता है। और वेयर हाउस को जरूरी नहीं फैक्ट्री के अंदर में होगा, वेयर हाउस कहीं और भी हो सकता है। और वेयर हाउस में हो सकता है कि इंजीनियर्स लोग क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन आता है इंजीनियर्स लोग चेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने प्रोड्यूस किया है तभी चेक करने आ रहे हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के कारण जो खर्चा मेरा लग रहा है वो तो प्रोडक्शन के कारण लग रहा है। अगर इस साल प्रोडक्शन ही में नहीं करते तो टेस्टिंग का बात आता ही नहीं। तो टेस्टिंग कब होगा? जब प्रोडक्शन होगा। और टेस्टिंग को जरूरी नहीं कि फैक्ट्री में होगा, हो सकता है वो वेयर हाउस में होगा। इसलिए टेस्टिंग का खर्चा क्यों हुआ? प्रोडक्शन के कारण। और इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आना चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आना चाहिए। तो हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर में क्यों नहीं लेते हैं इसको? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री के अंदर में ही लगता है, इसलिए हम लोग अलग से ऐड कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। सबको समझ में आया? अब एक और खर्चा का बात हो रहा है, दूसरा खर्चा का बात कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवरीबॉडी नोज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम रिसर्च कर रहे हैं कि हमको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आई एम डूइंग रिसर्च ऑफ इट। रिसर्च क्यों कर रहे हैं? कि प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए ही तो खर्चा हो रहा है। रिसर्च के लिए अगर रिसर्च टीम बिठा के रखें तो उनको जो भी सैलरी पेमेंट हो रहा है, क्यों वो लोग बना रहे हैं? उन लोग रिसर्च क्यों कर रहे हैं? यही डिसाइड करने के लिए ना कि प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है। तो रिसर्च का भी जो खर्चा हो रहा है वो क्यों हो रहा है? प्रोडक्शन के कारण। अब रिसर्च का काम जरूरी है कि फैक्ट्री में ही होगा? उसके लिए तो मशीन चाहिए, हो सकता है ऑफिस में बैठ के होता हो। तो रिसर्च के कारण या कोई नया प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, राइट, उसके कारण अगर कोई भी खर्चा होता है तो वो भी सब प्रोडक्शन रिलेटेड है, इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होगा। समझ में आया? तीसरा क्या लिखा हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? मतलब अच्छा ऑफिस से, ऑफिस का जो लोग बैठे रहते हैं उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? जो प्रोडक्शन हो रहा है उनका हिसाब किताब रखना, और जो सेल हो रहा है उसका भी हिसाब किताब रखना।
तो एडमिनिस्ट्रेशन का वो खर्चा जो स्पेसिफिकली प्रोडक्शन के कारण हो रहा है, वो तो प्रोडक्शन कॉस्ट होना चाहिए। भले ही वो ऑफिस में हो रहा है, बट हो क्यों रहा है? प्रोडक्शन के कारण। तो अगर कोई खर्चा ऑफिस में हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से रिसर्च वाले लोग बैठे हुए ऑफिस में, उन लोगों को केबिन अलॉट कर दिया गया, तो उस केबिन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है वो तो ऑफिस डिपार्टमेंट के कारण नहीं है, क्योंकि वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम क्या चीज के लिए हो रहा है? प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। तो उस केबिन का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो उस केबिन का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके कारण आया है? प्रोडक्शन के कारण आया है। इसलिए कोई भी ऑफिस का खर्चा, अगर वो कैटेगरीली हम बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्शन के कारण खर्चा ऑफिस में, तो मेरा क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन कॉस्ट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहां पर अलग से क्या ऐड कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्लियर है बात को? यस और नो? उसके अलावा एक और चीज यहां पे किया है, लेस कर रहा है क्रेडिट फॉर रिकवरीज और स्क्रैप। आप जानते हैं हम जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं मशीन में तब कुछ स्क्रैप रियलाइज भी होता है। जैसे अगर एग्जांपल लें, आप जानते हैं शुगर केन को अगर प्रोसेस करते हैं, एक शुगर मिल क्या करता है? शुगर केन को प्रोसेस करता है, तो शुगर केन को प्रोसेस करने से मोलासेस भी बनता है, तो मोलासेस उसको तो नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या है? वो स्क्रैप है। बट जिनको स्क्रैप चाहिए उसको उन्होंने क्या करता है? बेचता है। तो उससे तो कमाई हो रहा है ना उस कंपनी का जो शुगर केन से शुगर बना रहा है। तो कमाई अगर हो रहा है तो एक तरह से क्या हुआ? उसको फायदा हो गया। तो अगर फायदा हो गया तो खर्चे से क्या करना चाहिए? उसको हमको माइनस करना चाहिए। अच्छा, वो फायदा किसके कारण हुआ? प्रोडक्शन के कारण। प्रोडक्शन किए तो स्क्रैप बना, तो फायदा अगर प्रोडक्शन के कारण है तो हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही कम कर देना चाहिए। इसलिए यहां पर क्या किया हुआ है? लेस किया हुआ क्रेडिट फॉर स्क्रैप। क्रेडिट फॉर स्क्रैप क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहां पर आता है? क्रेडिट साइड में आता है। याद करो, बाय सेल ऑफ स्क्रैप बोल के दिखाते थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, इसलिए क्रेडिट वर्ड यूज किया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहां दिखाते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड दिखाते हैं, इसलिए वो लेस होगा। वेरी गुड। स्क्रैप एंड बाय प्रोडक्ट दोनों बोलते थे। वेरी गुड। और क्या बोल रहा है? एक और आइटम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऐड प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। ऐड क्या करने बोल रहे हैं? प्राइमरी पैकेजिंग को भी ऐड करने बोल रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड, पैकेजिंग दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग, वन इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकेजिंग। इसे बचपन में लोग पढ़े हैं मार्केटिंग में ना। प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी पैकेजिंग करते हैं प्रोडक्ट का क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, कहीं प्रोडक्ट खराब ना हो जाए। लेकिन सेकेंडरी पैकेजिंग क्यों करते हैं? मार्केटिंग के लिए। मतलब अगर एग्जांपल है कोलगेट का, कोलगेट उसका जो ट्यूब है वो हो गया प्राइमरी पैकेजिंग, और बाहर का जो कवर जहां लिखा हुआ है 100% व्हाइट हो जाएगा दांत, एकदम यूज करी कोलगेट, वो क्या है? सेकेंडरी पैकेजिंग। अगर ट्यूब के अंदर में उस लिक्विड को नहीं रखेंगे तो लिक्विड क्या होगा? खराब हो जाएगा, कस्टमर्स ब्रश कर नहीं पाएंगे उसके बिना। सेकेंडरी पैकेजिंग ताकि लोग कोलगेट खरीदे, पेप्सोडेंट नहीं खरीदे। वहां लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ प्रोडक्ट का, तो लोग पढ़े और मेरा प्रोडक्ट खरीद ले। तो प्राइमरी पैकेजिंग क्यों की है? ताकि प्रोडक्ट को बेचने लायक बनाए। अरे प्रोडक्शन कंप्लीट कब माना जाएगा? जब वो कस्टमर को देने लायक होगा। इसलिए प्राइमरी पैकेजिंग जो है इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियस सा बात है, क्या लगता है ट्यूब में डालने का काम कोई जरूरी है क्या कि वो फैक्ट्री के अंदर ही होता होगा? कोई जरूरी नहीं है। ड्रम में भर भर के लिक्विड रेडी होता होगा, वो जाता होगा वेयर हाउस में, और ट्यूब में डालने का वहां पे आदमी ने बैठा हुआ है जो ड्रम से लिक्विड को निकाल निकाल कहां डाल रहा है? ट्यूब के अंदर डाल रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ट्यूब में डालने का काम कहां होता होगा? फैक्ट्री के अंदर होता होगा। इसलिए उन लोग फैक्ट्री कॉस्ट में उसको नहीं लिया है, उसको अलग से प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट बोल के ऐड कर रहे हैं।
क्या बिना ट्यूब में डाले प्रोडक्शन कंप्लीट मानना चाहिए क्या? नहीं। प्रोडक्शन कंप्लीट कब माना जाएगा? जो बेचने लायक बन चुका है। क्या आप कस्टमर को ऐसे भी दे देंगे क्या प्लास्टिक में डाल के लिक्विड? नहीं, वो तो हो नहीं सकता। ट्यूब में जब तक नहीं डालेगा तब तक कस्टमर नहीं लेगा। अच्छा हाँ, बाहर का कवर होना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसे भी लोग जिनको कोलगेट लेना है तो मगर बाहर का कवर नहीं भी होगा तब भी वो ले लेगा। हाँ, तो डाउट करेगा क्यों नहीं है कवर, क्योंकि उसका हैबिट पड़ चुका ना कवर में देखने का ही। बट अगर सोचो ना, दुनिया में अगर कोलगेट ही यूज करने होता, खाली ट्यूब भी अगर कोई बेचता तो खरीद लेते ना हम तो। बट ऐसे तो लिक्विड नहीं खरीदेंगे हम। तो प्रोडक्शन कंप्लीट कब माना जाएगा? जब प्राइमरी पैकेजिंग हो चुका है। यस और नो? इसलिए प्राइमरी पैकेजिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इन सारे खर्चे को जब ऐड करेंगे तब मिलता है अपने को क्या चीज? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सभी को क्लियर है? यस और नो? सर पर जो फैक्ट्री में करता होगा वो फैक्ट्री कॉस्ट में ही डालेगा। हाँ, अब जो लोग फैक्ट्री के अंदर ही करता होगा वो अल्टीमेटली किस में कर देगा? वो फैक्ट्री कॉस्ट में ले लेगा। बट तुम्हारे जब एग्जाम्स का जहां तक बात है, अगर दिया हुआ है इसका मतलब क्या तुमको मानना है कि फैक्ट्री में ये नहीं हो रहा है? तभी तो फॉर्मेट में तुम्हारा अलग से है। इसे तो कहीं लिखा नहीं है यहां पर कि फैक्ट्री में होगा तो ऐसे करना है, वहां होगा तो ऐसे करना है। क्योंकि सब में क्या होगा तुम्हारा, अगर दिया हुआ है मतलब ही तुमको क्या मानना है कि फैक्ट्री के बाहर हो रहा है। ठीक है, मतलब तुमको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ही लेना है। इज इट क्लियर? इससे क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जो गुड्स मैंने इस साल बनाया है, जो गुड्स मैंने इस साल बनाया है, जो कंप्लीट हो गया इस साल, उसको बनाने में फैक्ट्री में, उसको बनाने में मेरा टोटल, फैक्ट्री में नहीं, उसको बनाने के कारण मेरा कितना खर्चा लगा है। अब दो वर्ड सुने, एक वर्ड होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अकाउंट सुने में? कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? Can you define what is cost of goods sold? The total cost of goods sold या production cost of goods sold? No, production cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बहुत जिनको डेफिनेशन नहीं पता होता ठीक से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो इस साल मैंने बनाया है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो इस साल मैंने बेचा है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। चलो लेट मी प्रूव यू कि हाउ वी आर करेक्ट। एक बात बताओ, कोई भी ऑफिस का खर्चा, अकाउंट्स के टर्म से बात कर रहे हैं, कोई भी ऑफिस का खर्चा या फिर कोई भी शोरूम का खर्चा अकाउंट्स में तुम कहां दिखाता था? ट्रेडिंग में कि पीएल में? पीएल में। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां आता था? ट्रेडिंग में। तो समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑफिस का खर्चा, शोरूम का खर्चा जुड़ा हुआ नहीं है। बट हम लोग कभी सोचे नहीं इस बारे में इतना जोर से। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? जो गुड्स मैंने इस साल बेचा है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। सर क्यों सर, हम क्या जितना बनाते उतना बेचते नहीं है? कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ईयर के एंड में कुछ बना हुआ गुड्स पड़ा हुआ मेरा वेयर हाउस में, इसीलिए लोग यहां क्या किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्या किया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्या किया है, लेस किया। तब क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक अगर माइनस करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक हम ऐड करेंगे। क्यों? जो पुराना स्टॉक है हम सबसे पहले उसी को बेचते हैं। एक मिठाई दुकान वाला कल का मिठाई सबसे पहले बेचेगा ना, और तो बेचना नहीं चाहिए उसको, कल का मिठाई फेंक देना चाहिए, बट अगर कल का मिठाई बना हुआ है तो पहले बेचेगा उसको। हाँ, ब्रेड का भी सही बात है, मिल्क के साथ भी, मिल्क के साथ तो कम से कम 2 दिन चल जाता है। हाँ, दीपांशु बोले फीफो लिफो सर। तो यस, हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन में यही तो सीखते हैं, फीफो मेथड है, लिफो है, वेटेड एवरेज। ऑल्दो दैट आल्सो वी हैव रेड कि AS2 लिफो अलाउड नहीं करता है, AS2 तो 2 ही अलाउ करता है ना, फीफो एंड वेटेड एवरेज।
करेक्ट। तो यहां पर तुम्हारा वो नॉलेज फाउंडेशन का चेक हो सकता है, किसका, फीफो का, वेटेड एवरेज का, सम्स के अंदर दे सकता है। ठीक है, तब डिस्कस करेंगे, तब देखेंगे कि आपको कितना याद है पुराना बात। जो लोग डायरेक्ट एंट्री से उनका फर्स्ट ईयर का नॉलेज चेक होगा, और जो लोग फाउंडेशन से उनका फाउंडेशन का नॉलेज चेक होगा, बट चेक तो होगा। तो ये क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो बेचे हैं उसका कॉस्ट। देखो भाई, मैचिंग प्रिंसिपल, जब हम लोग यहां पर क्या निकालने बैठे हैं, सेल्स निकालने बैठे हैं, कॉस्ट शीट से अल्टीमेटली क्या निकलेगा, सेल्स निकलेगा। तो सेल्स में क्या ले रहे हैं, जितना गुड्स हम बेचे हैं उसका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट में भी तो जितना गुड्स बेचे हैं उसी का कॉस्ट लेना चाहिए, मैचिंग प्रिंसिपल। इसलिए हम लोग अभी क्या निकाले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो बेचे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में खाली प्रोडक्शन कॉस्ट तो नहीं लगता है, ऑफिस में भी खर्चा लगता है, शोरूम में भी खर्चा लगता है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद इन्होंने क्या किया है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को अलग से ऐड किया है। तब क्या आया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल भाषा में टोटल कॉस्ट। और ये रहा सेल्स, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर इस फॉर्मेट को अपने अगर रिवाइज करें, सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। बट डायरेक्ट कॉस्ट को तीन कैटेगरी में दिखाते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंस। मटेरियल कॉस्ट मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड, दैट मींस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर लेंगे लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस, तब जाके क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट के बाद वी टेक फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फिर उसके एक और नाम क्या है, वर्क्स ओवरहेड। तो उसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। फिर ऐड करते ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तब क्या आता है, नेट वर्क्स कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। बट ये क्या आया कि जितना मैंने सामान इस साल बनाया है उसमें फैक्ट्री, उसका फैक्ट्री में खर्चा कितना लगा। बट मेरा पर्पस है जितना मैंने इस साल बनाया है उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जानना, क्योंकि प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ और खर्चा होता है जो हो सकता है फैक्ट्री के बाहर होता हो। जैसे कि सबसे पहला खर्चा बात किसका किए थे, सबसे पहले था क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहले क्या था, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल के बाद हम लोग R&D का बात किए थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमने बात की थी प्राइमरी पैकेजिंग का बात किए थे। फिर बोले अगर स्क्रैप कुछ रियलाइज हुआ तो उसको माइनस भी करेंगे। और लास्ट में क्या ऐड किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तब जाके आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितना इस साल बना है उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन जितना बना है उतना बेचेंगे कोई जरूरी नहीं है, जितना बेचे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जनरल जनरल एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आए कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं। और इसमें अगर प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेल्स। सभी को बताएंगे, सभी को ये पूरा फॉर्मेट क्लियर है क्या। Cost of production is related to current year. Yes, definitely. Cost of production is related to current year. Is not मतलब we should not say related to current year, मतलब जितना इस साल बना है गुड्स उसका मेरा फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना लगा है। ठीक है, किसी को पूरे फॉर्मेट में कोई डाउट है क्या, anyone having any doubt in the format, entire format? Anyone please let me know. अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख दीजिए चैट्स में। नो डाउट, परफेक्ट।
तो यश का डाउट नहीं है, अर्चना ने भी लिख दिया है, ऐप में डाउट नहीं है। परफेक्ट। तो वी आर इन सच अ पोजिशन नाउ कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पर वही पैकिंग को लेकर वही सेम चीज बता रहा है कि प्राइमरी पैकेजिंग है। प्राइमरी पैकेजिंग क्यों करते हैं, टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो आएगा किसमें, किसमें आएगा, मतलब वो किसमें आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दिखाते हैं हम लोग। और अगर सेकेंडरी पैकेजिंग है तो वो सेलिंग ओवरहेड में आएगा। अच्छा कैरेज को लेके भी समझा रहे हैं यहाँ पर, कैरेज को लेके समझा रहा है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, ये सब क्लास 11 का बात हो गया। कैरेज इनवर्ड मतलब जब कोई चीज हम परचेज करते हैं और उस पर अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। जब हम कोई सेल करते हैं, किसी को डिलीवरी कर रहे हैं हम, उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हम बियर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड हम क्यों कर रहे हैं, सेल करने के कारण, इसलिए अगर कैरेज आउटवर्ड है तो वो सेलिंग ओवरहेड में आएगा। और कैरेज इनवर्ड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, इसलिए वो कैरेज इनवर्ड अगर है तो वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आएगा। ठीक है। अब 2 मिनट के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक बार फॉर्मेट को ठीक से गो थ्रू करो फॉर 2 मिनट्स, एंड देन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
यस अर्चना। अब कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आया हुआ, एक बार उसको टेकअप करते फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यश बोल रहे हैं दीपांशु से योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन वेरी गुड, चलिए थैंक यू। यश बोल रहे हैं सर आपकी कॉस्ट की कोर्स में कितनी बुक्स होंगी और कौन कौन सी? 2 बुक्स आपको मिलेगी, एक आपको मिलेगा मेन मॉड्यूल और दूसरा आपको मिलेगा दूसरा क्या मिलेगा आपको? एमसीक्यू का बुक, ठीक है। हर्ष बोल रहे सर मैं ग्रुप 1 बस दूंगा तो मैं बाद में नवंबर में ग्रुप 2 बाई कर सकता हूँ, ये डेमो है ना? अरे एकदम आपका जब मन आप तब बाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, सो आई थिंक आई कैन कंटिन्यू एंड वी शुड टेक क्वेश्चंस नाउ। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। डोंट वरी आपके बुक्स नहीं है तो, बिकॉज यू विल गेट इट। डेफिनेटली सब बुक में पास्ट ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। देखो जैसे एक सेक्शन है आपको एमटीपी क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। फिर यहाँ पे एक सेक्शन तुमको मिलेगा, कहाँ गया ये रहा, आगे आगे बहुत हम लोग, ये देखो एग्जाम पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। तो सब इंक्लूडेड है ईच एंड एवरी चैप्टर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन। 2 बुक्स अक्षत, 3 चैप्टर खत्म भी हो गई। हाँ बस अब खाली सम्स करना है और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। यू कैन नोट ऑल्सो कि ये अल्टीमेटली ताकि आप रेफरेंस के साथ नोट करके रखें। जैसे पेज 6.11 क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ताकि जब बुक्स मिलेगा आपको तो आप चेक कर पाएंगे। क्वेश्चन क्यों लिखना है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखो। हाँ तो अभी देखो ना, मिल जाएगा बुक। आई विल शेयर द पीडीएफ ऑल्सो विथ यू, ठीक है। आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू, जस्ट टेक्स्ट मी आप। जैसे लास्ट डे मेरे को बहुत लोग टेक्स्ट किए थे तो मैंने नोट्स का जो लास्ट डे का नोट्स है उसका पीडीएफ शेयर किया था, वैसे ही आप वापस टेक्स्ट कर लीजिएगा तो आई विल शेयर दिस क्वेश्चन का पीडीएफ ऑल्सो विथ यू। सर कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगा क्या चैप्टर सिलेबस? व्हाट इज योर क्वेश्चन एक्चुअली? ठीक है सुनो, देखो यहां पर
क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में एक तरीका मैं खुद एज अ स्टूडेंट ऑफ सीए जो मैं फॉलो करता था, जो मेरे को बहुत हेल्प करता था वाइल प्रिपेयरिंग लास्ट में, व्हाट आई यूज्ड टू डू, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, मेरे पूरे कॉपी में इंडेक्सेशन होता था। जैसे मान लो क्वेश्चन 2 है, बिकॉज ऑफ कॉस्ट में मान लो 3 से 4 कॉपी कम से कम होना है मिनिमम, क्लास वर्क का 3 से 4 कॉपी, होमवर्क का अलग, ठीक है। तो मैं क्या करता था, ऐसे लिखता था C1 पेज नंबर दिस। अब इससे क्या हुआ, हमको कभी भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम खोजना नहीं किस कॉपी में है, कौन सा पेज नंबर में। C1 मतलब कॉपी नंबर 1, पेज नंबर मतलब मेरे कॉपी का कौन सा पेज नंबर में, हर क्वेश्चन के बगल में लिखते थे। दूसरा चीज, जब मेरा कोई भी सम कराने का स्टाइल आप समझेंगे, मेरा सारा डिस्कशन कि सम को करना कैसे है वो डिस्कशन के वक्त ही हो जाता है। डिस्कशन के बाद तुम खाली क्या लिखते हैं, कुछ समझाते नहीं है फिर। मतलब जब हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं, बहुत दिन हैबिट होता है ना, जब तक क्वेश्चन मैम लोग पढ़ रही है, सर लोग पढ़ रहे हैं, तब तक ठीक है, तब तक हम रिलैक्स कर सकते हैं, जब लिखेंगे तब समझाएंगे ना सर। नहीं, मेरा ऐसा नहीं होता। जब हम डिस्कशन करें तभी सारा समझाना हो रहा है। मतलब अब डिस्कशन करते वक्त क्या है, तुमको कुछ कुछ बात लग सकता है, अरे ये तो मेरे लिए नया चीज था, ये तो हमको पता ही नहीं था, तो उस चीज को अंडरलाइन करके मार्क करके रखे कि यहां पर ये चीज नया है, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे आप उसी चीज में जोड़ देंगे जो आपको नहीं पता था, ठीक है। तो ये सब अप्रोच को आपको क्या करना है, फॉलो करना। बट यस, डेफिनेटली दिस यू विल बी एबल टू डू व्हेन यू हैव द बुक विथ यू, तब तो बुक में लिख पाएगा ना, क्योंकि तो लिखना है बुक में, ठीक है। तो इसलिए when you get the book, very soon you will get the books once you're through, तो accordingly you should follow this in every chapter, ठीक है। अभी के लिए I will share the PDF, take the print out of the PDF and at least do in the PDF। बाद में बुक जब मिलेगा तो आप क्या कर पाएंगे, सो फेयर कर पाएंगे, ठीक है। एक बार के लिए पेन लेना है, ओके। चलिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यू शुड हैव इन हैंड द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट BXE फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, अच्छा ध्यान दो, फॉर द ईयर एंडेड क्या है, 31 मार्च 23, और यहां लिखा वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 22। मतलब ये कब का बात हो रहा है, ओपनिंग डेट का। इसका मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक का बात हो रहा है। तो रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, WIP का भी ओपनिंग स्टॉक दिया, फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या चीज में काम आता है, किसके कैलकुलेशन में, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने में। ओपनिंग WIP वो जो दिखाते हैं हम लोग ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, एकदम फॉर्मेट दिमाग में होना चाहिए। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद दो चीज आता है, ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, वहां ओपनिंग WIP काम आएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वहां काम आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर है। फिर क्या दिया हुआ, मेटेरियल परचेज दिया हुआ है, तो ये पूरा काम किस में आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने में। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा 27 लाख, और रॉ मटेरियल परचेज ये रहा। अच्छा फिर क्या दिया, फ्रेट इनवर्ड भी दिया हुआ है, आपको ध्यान होगा फ्रेट इनवर्ड ये भी मटेरियल कॉस्ट में ही ऐड होगा, राइट। और इसमें से क्या लेस करना हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करेंगे हम, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बट अभी क्लोजिंग स्टॉक मेरे को पता नहीं है कितना है। उसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस, ले लेंगे डायरेक्ट वेजेस। फिर क्या दिया हुआ है, पावर एंड फ्यूल, बताइए पावर एंड फ्यूल हम लोग किस में लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में लेते थे, इसको हम लोग कहां लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, ये वर्ड पहली बार सुनने मिला, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग। स्पेशल ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, कि मान लो जैसे कोई, जब भी देखो एक था ना हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, तो जब भी स्पेशल वर्ड आता है मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बात हो रहा है। तो स्पेशल ड्राइंग का मतलब ही क्या हो गया, कोई एक अब जानते हैं ना घर बनता है उसके पहले क्या बनता है, उसका ब्लूप्रिंट बनता है। तो ड्राइंग करते घर का शेप ऐसा होना चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए घर का, तो वही हो गया कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग। मतलब कि वो जो प्रोडक्ट हमको बनाना है
बनाने से पहले उसको हम ड्राइंग बना रहे हैं कि उनको प्रोडक्ट का शेप कैसा चाहिए नहीं चाहिए, तो वो तो स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट का ही कॉस्ट हुआ ना, नहीं ड्राइंग खाली कर रहे हैं, एक्सपेंस में आएगा। हाउ इज इट मटेरियल? मटेरियल का मतलब है जो प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं, यूज थोड़ी कर रहे हैं, वो तो डिजाइन के बेसिस में प्रोडक्ट बनाया जाएगा, राइट? तो ये भी किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, इसको भी किस में लेंगे हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे। कोई भी ऐसा खर्चा हो जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कारण हो, तो हम लोग उसको कहां लेते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस में लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या चीज में लेना है इसको? ट्रेड डिस्काउंट क्या कब मिलता है? when you buy raw material ना, what do you buy? raw material। अरे वो तो AS2 का बात हो गया कि परचेस कॉस्ट निकालते वक्त कोई भी अगर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो माइनस करते, ऐड कहां से हो जाएगा? डिस्काउंट मिल रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है क्या? डिस्काउंट तो आपको मिल रहा है। डिस्काउंट मिलता कब है? जब परचेस करते हैं। तो परचेस करने से रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा ना। तो मतलब जो मटेरियल परचेस दिया हुआ है, हमको उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा ना। यस और नो? आगे, इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड, मतलब जो मैंने मटेरियल प्रोक्योर किया, मतलब जो खरीदे हैं, हम उसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं। क्यों इंश्योरेंस करवा रहे हैं? सामान रास्ते में जब आ रहा है तो कुछ हो ना जाए, मतलब ये किस में आएगा? ये भी मटेरियल कॉस्ट में आएगा, परचेस कॉस्ट में जुड़ेगा। बोलो हाँ कि नहीं? यस और नो एवरीवन? बाकी लोग? फिर क्या लिखा हुआ है? रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब रेंट तो बिल्डिंग, पूरा फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट का बात हो रहा है, वो किसी प्रोडक्ट के कारण नहीं है, बट फैक्ट्री का है। तो ये किस में आएगा? इज इट पहला देखो, हमेशा क्या बोले हम, कोई भी कॉस्ट को देख के सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो क्या लगता है, ये खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सर वो रेंट हमको दिख रहा है कि हाँ रेंट लगा है मेरा, बट क्या एक प्रोडक्ट के कारण कितना लग रहा है वो बोल पाएंगे क्या? नहीं। बट ये फैक्ट्री का है तो कहाँ आना चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड्स। बट यहां पे तुम्हारा माथा खराब कर रहा है। क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा 1/5 यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पस। पर फैक्ट्री बिल्डिंग जो है ना, उसका 1/5 जो है वो ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो अगर उसका 1/5 ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? खर्चे का 1/5 किस में चार्ज करेंगे? ऑफिस में चार्ज करेंगे। ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। मतलब 7 लाख खर्चा है, 7 लाख का 1/5 कितना? 1,40,000। कैलकुलेटर करो करो, आई थिंक 1,40,000। तो 1,40,000 कहां जाएगा? एडमिन ओवरहेड में। और रिमेनिंग जो 5,60,000 है, 5,60,000 वो किस में जाएगा? वो फैक्ट्री ओवरहेड में दिखेगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पहले बताइए डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। डिप्रिसिएशन कैन नॉट बी डायरेक्ट, राइट? मशीनरी, अब हमको ये सोचना होता है इनडायरेक्ट के लिए कि वो खर्चा कहां लग रहा है? फैक्ट्री में। मशीन कहां रहता है? फैक्ट्री में रहता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा कितना? 6,25,000। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, पहले बताओ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। मेरा क्वेश्चन आ रहा है, डिलीवरी वैन्स कहां रहता है? डिलीवरी वैन्स कहां रहता है? डिलीवरी वैन्स आप डिलीवर किसको करते हैं? कस्टमर को। कस्टमर को डिलीवर करने के सामान कहां रहेगा? मतलब डिलीवरेंस कहां रहेगा? वो तो शोरूम के पास रहेगा या वेयर हाउस के पास रहेगा। शोरूम या फिर वेयर हाउस के पास। वेयर हाउस को ही तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कहां से होता है? अरे जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होगा, जहां से सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है वही रहेगा ना। मतलब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में खर्चा हो गया। मतलब ये किस में आना चाहिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। कुछ डाउट है आपके मन में? बताइए। तो वो तुम्हारा खर्चा होगा क्या? फिर अलग से एक बात बताओ, फिर फ्रेट इनवर्ड क्या कर रहा है ऊपर में? ठीक है, तो ये कैरेज आउटवर्ड है, इट्स नॉट इनवर्ड। और पहला बात तो डेप्रिसिएशन,
अरे डेप्रिसिएशन तो उसका होगा जिसका गाड़ी खुद का होगा। तुम किसी से परचेस कर तो अपने गाड़ी भेजेगा क्या? समझ भाई मेरे गाड़ी में नहीं है ना। तो अकॉर्डिंगली ये कहां आएगा? 1,20,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएगा। वेरी गुड। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस। अब इससे ना ये क्लैरिटी नहीं मिल रहा हमको। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर हमको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, खर्चा कहां का है, हमारे क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रहा है? कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब क्या है? नट बोल्ट, स्पेयर पार्ट्स। ये स्पेयर पार्ट्स नट बोल्ट कहां रहता होगा? फैक्ट्री में। अच्छा डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट? सर नाम में लिखा हुआ इनडायरेक्ट, फिर क्या पूछ रहे हैं आप? इनडायरेक्ट है तो क्या होगा? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरी गुड। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, कुछ याद आ रहा है क्या इसका? कहां आएगा ये? अलग हेडिंग किसके बाद? फॉर्मेट याद करो किसके बाद? नहीं देख के नहीं, बिना देखे याद करो। बिना देखे तभी पढ़ने बोले थे उस समय। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद मतलब फैक्ट्री ओवरहेड लिखने के बाद नाम क्या था? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करते थे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करते थे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तब आता था नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद आता था 5 आइटम, जिसमें पहला आइटम क्या था? क्वालिटी कंट्रोल। वेरी गुड दीपांशु। उसके बाद क्या लिखा? प्राइमरी पैकेजिंग, उसी के साथ आएगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सक्लूडिंग रेंट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब क्यों एक्सक्लूडिंग बोल रहा है? बोलो ऊपर में जो ऑफिस पर्पस का था ना 1/5, वो इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। मतलब अलग से जोड़ना है आपको। ये 17,50,000 भी लेना है प्लस वो भी लेना है। सैलरी पेड टू मार्केटिंग स्टाफ लिखा हुआ है, मार्केटिंग स्टाफ तो किस में आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब क्वेश्चन आता है पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सर यहां पर ये पैकिंग कॉस्ट मतलब कौन सा पैकिंग है? सर प्राइमरी पैकिंग है कि सेकेंडरी है? कैसे समझना है सेकेंडरी है? तो प्राइमरी तो ऊपर दिया हुआ है। प्राइमरी तो ऊपर दिया, मतलब ये कौन सा है? ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। और सेकेंडरी पैकेजिंग किस में आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 23 मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहां माइनस होता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में। डब्ल्यूआईपी का नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकालने में काम आता है, और फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में काम आता है। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। से एग्जाम में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ठीक है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। हर टर्म में 10 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन देता है कौशिक में। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट और इजी है। नहीं, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है? फर्दर सम ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट वाज फाउंड डिफेक्टिव। क्या हुआ? हम लोग को मालूम चला कुछ सामान डिफेक्टिव है, एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वर रेक्टिफाइड by incurring expenditure of additional factory overhead to the extent of 33,600. सर कॉस्टिंग में थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल फुल। देखो आप चाहेंगे तो पूरा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेंड कर सकते हैं। जनरली थ्योरी क्वेश्चन जो है वो किस में आता है? ऑप्शन में आता है। बट एज अब एग्जाम में 30 मार्क्स का क्या है? एमसीक्यू है। तो यू नेवर नो थ्योरी को आईसीआई कितना इंपॉर्टेंस देगा। एमसीक्यू थ्योरी पूछ सकता है ना, हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स in every subject, each and every subject you are having 30 marks MCQ। सर इसमें 100 आ सकता है, 100%। मैंने फर्स्ट क्लास यही बोला था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 आ सकता है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन डिटेल्स मेंशन्ड अबव। मेरा क्वेश्चन है ये 33,600 या सिंगला वही यूज करना है जो फाउंडेशन में करते थे, ठीक है? अब एक चीज बताओ, 33,600 कहां जोड़ेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में, क्योंकि लिखा हुआ है एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्लियर कर ही दिया है, ठीक है? तो फैक्ट्री ओवरहेड में दिखा देंगे हम कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऐसा बोल के, रेक्टिफाई किया ना डिफेक्टिव को हम। फिर क्या लिखा हुआ है? एन अमाउंट ऑफ 1,20,600 was realized by selling scrap and waste generated during the year। ये कहां आएगा?
सर माइनस जो करते क्रेडिट फॉर रिकवरीज एंड स्क्रैप, तो रियलाइज हुआ 1,26,600 तो वहां माइनस हो जाएगा और तब जाके आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 शोइंग, क्या क्या शो करना है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सारा दिखाना है। नवंबर 23 का एग्जाम का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बगल में टर्म भी लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था। ठीक है, स्टार्ट करें। एक बुक मेरे पास होता तो मेरे को सॉल्व करने में इजी होता, मंगाया जाए बुक। सबका इजी हो जाएगा हम लोग का, अरे हम सॉल्व कर देंगे ना, फिर क्या दिक्कत। जस्ट अ मिनट, क्लास मैन एक कॉस्ट का बुक देना, तो नया वाला बुक में से। You should bring. तब तक करते देख देख के, जब तक बुक आता है। तो कॉस्ट शीट किसका बनाना है, फॉर द प्रोडक्ट BXC। कॉस्ट शीट of the product BXE। So what is CIMA? सर आपके नाम के आगे देखते हैं CIMA लिखा हुआ रहता है, सर ये क्या है? आई हैव डन स्पेशलाइजेशन इन, जैसे इंडिया का है ना CMA, CMA, तो CMA स्पेशलाइज इन कॉस्टिंग, CMA कोर्स स्पेशलाइज इन कॉस्टिंग, बट द मदर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का मदर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज CIMA। सर इट्स इन UK। ठीक है, तो इट्स अ मदर इंस्टीट्यूट, मतलब कोई भी डेफिनेशन वगैरह रहेगा ना ICI मैट में भी तुम देखना वहां लिखा रहेगा एज पर सीमा इंस्टीट्यूट कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज दिस, बहुत जगह तुमको डेफिनेशन ऐसा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दैट इज द मदर इंस्टीट्यूट ऑफ, तो आई बिलीव्ड कि हाँ द वर्ल्ड इज नाउ अबाउट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, हाँ सर फादर इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो मदर इंस्टीट्यूट तो बता दिया सीमा, अब पता लगाना पड़ेगा शादी किससे हुआ उसका, तब तो बताएंगे फादर इंस्टीट्यूट कौन है। हाँ हाँ नहीं सीमा, हाँ हाँ I completed 6 papers of actuarial science. Have you heard of actuarial science? No? It's related to maths, you can say. Something related to maths. Rather, something mostly about calculus and all those things are there. चलो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट ऑफ द प्रोडक्ट BXC। हाँ, फाइनेंशियल स्टैट्स इन इंश्योरेंस कंपनी में यूज होती है। वेरी गुड। जितना भी वैल्यूएशंस होता है ना वो एक्चुअल साइंस वाले करते हैं। जैसे तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू कितना होना चाहिए,
जितना भी रिस्क एनालिसिस है, ऑल दिस दोस थिंग्स आर डन बाय एक्चुअल्स। मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है तो आप मतलब आप लोग को हायर राइट। सिक्स पॉइंट कितना था, 11 ऐसा कुछ था ना, मिल गया। देखो सबसे पहले याद करो, कॉस्ट शीट का एकदम फॉर्मेट मेंटेन करना होता है, एकदम लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 3 कॉलम बना रहे हैं इसमें, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और 2 कॉलम बना रहे हैं अमाउंट का, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, जैसे अकाउंट्स में होता है। सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, डेट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, वेरी गुड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का जहां तक बात है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ था सब में कितना, 27 लाख। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग क्या लेते हैं, परचेजेस एंड अदर इंसिडेंटल कॉस्ट। ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना में खरीदे हम लोग, 2 करोड़ 48 लाख। लेकिन अदर इंसिडेंटल कॉस्ट भी लेना है अभी, तो परचेज तो ले लिए, उसके अलावा फ्रेट इनवर्ड भी लेना है, तो ऐड होगा इसमें फ्रेट इनवर्ड। तो फ्रेट इनवर्ड कितना है, 7,50,000। अच्छा, फ्रेट इनवर्ड के बाद ट्रेड डिस्काउंट था, वो माइनस होगा, कितने का है ट्रेड डिस्काउंट, 4,50,000। ट्रेड डिस्काउंट के बाद इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड, वो ऐड होगा, इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड कितना है, 15,000। और तो कुछ भी नहीं है, बट लेस करना होगा ना। ये तो क्या हुआ, अभी ओपनिंग स्टॉक में परचेज का आइटम्स ऐड हुआ है, अब इसमें से लेस क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो लास्ट में दिया हुआ था, रॉ मटेरियल कितना है, 32,60,000। सर अगर एक कंपनी में मोर देन 1 प्रोडक्ट लाइन है, सबका अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगा, एकदम 100%। चलिए इन सबको ऐड और लेस करिए, बताइए कितना आ रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 2 करोड़ 45 लाख 55,000, 2 करोड़ 45 लाख 55,000। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल कॉस्ट के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट वेजेस कितना आ रहा है, सो डायरेक्ट वेजेस आप बताएंगे, हम लोग कैसे बताओ, 42 लाख। और उसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट इसमें कुछ कुछ आइटम था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है, पावर एंड फ्यूल, वो कितना 18,75,000।
और एक क्या है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग्स। वो कितना है, 3,60,000। ऐड करके कितना आ रहा है? 22,35,000 direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस 22,35,000। अच्छा, इन तीनों का ऐड करने से क्या आ जाएगा? इन तीनों का ऐड करके क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। वेरी गुड। इन तीनों का ऐड करके बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। कितना आ रहा है? थ्री करोड़ 9,90,000। तो ये आ गया प्राइम कॉस्ट। उसके बाद क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके बाद ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या है अपने पास? एक तो रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, उसमें 1/5 बोला था ऑफिस में, तो मतलब 4/5 आएगा यहाँ पर। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 4/5 आएगा यहाँ पर। 4/5 कितने का? 7 लाख का। कम्स टू 5,60,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? 6,25,000। अच्छा, डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स तो नहीं आएगा। फिर कंज्यूमर स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस भी आएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस, वो है 15,20,000। 15,20,000। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बाद में दिखाते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग बाद में आएगा। जनरल एडमिन आएगा नहीं, मार्केटिंग आएगा नहीं, पैकिंग कॉस्ट आएगा नहीं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन जो था वो आएगा। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन है 33,600। चलिए, और कुछ नहीं है, इन सबको ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है। 7,38,600. 27,38,600। अच्छा, एक बात बताओ, तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ने से क्या आता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आ रहा है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? थ्री करोड़। 27,28,600. अच्छा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं ओपनिंग WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। वो कितना दी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? 10,60,000। और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और क्लोजिंग स्टॉक कितना? 11,80,000। तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आ रहा है?
3,36,08,600। सर आप तो बोले थे इसका नाम नेट फैक्ट्री कॉस्ट। देखो मैं जानबूझ के फैक्ट्री कॉस्ट लिखा हूं, क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में ना ये लोग एक वर्ड यूज किया है। क्वेश्चन में कहां गया क्वेश्चन? एक तुमको प्राइम कॉस्ट निकालने, दूसरा क्या लिख रहा है? ये लोग नेट नहीं लिखा, खाली फैक्ट्री कॉस्ट लिखा है। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट इसलिए मैंने यूज किया। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अब हमको अदर खर्चा लेना है। फैक्ट्री के बाहर लगता है लेकिन प्रोडक्शन रिलेटेड है। रॉ मटेरियल का हो गया, मटेरियल परचेज, फ्रेट, डायरेक्ट वेजेस हो चुका है, इंश्योरेंस, रेंट, डेप्रिसिएशन, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फुल फॉर्म लिखेंगे, कितना है वो? 9 लाख। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कितना है? 9 लाख। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो, दरकार नहीं है। उसके बाद क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, वो भी ऐड होगा। तो प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट कितना है? 12,90,000। प्राइमरी पैकेजिंग जनरल नहीं आएगा, मार्केटिंग पैकिंग कॉस्ट ये नहीं आएगा। अच्छा, स्क्रैप रियलाइज था, माइनस करना है। सो लेस अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम स्क्रैप सेल, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम स्क्रैप सेल कितना है? 1,20,600, 1,20,600। बस और कुछ नहीं है। इस सब को लेस करने से क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एवरीवन, ₹3,56,78,000। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दैट इज 25 lakhs, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दैट इज 28,38,000। तो यहां से क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ₹3,53,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या आता है? जनरल एडमिन खर्चा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा। सबसे पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, या फिर हमने हेडिंग दे दी क्योंकि दो दो आइटम है ना, एक रेंट भी लेना और जो अलग से दिया वो भी आएगा। तो अभी हेडिंग दे देंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसके अंदर में दो आइटम आएगा। एक तो क्या आएगा? रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, 1/5 लेना है किसका? 7 lakhs का। तो 1/5 ऑफ 7 lakhs कितना? 1,40,000। और उसके अलावा जनरल एडमिन ओवरहेड जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन था? 17,50,000। तो ये हो गया जनरल एडमिन खर्चा। और जनरल एडमिन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फुल फॉर्म लिखना आपको। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर से देख लेते हैं कुछ मिसिंग तो नहीं है। ट्रेड नहीं, बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन आएगा ना? कितना है वो? 1,20,000। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, जनरल एडमिन तो ले चुके हम लोग। सैलरी पेड टू मार्केटिंग स्टाफ,
सैलरी पेड टू मार्केटिंग स्टाफ कितना है? 9,60,000. Then we have packing cost for transportation. Packing cost for transportation. That is 1,84,000. Right? 1,84,000. और तो कुछ बचा हुआ है ही नहीं. सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट ही आएगा. हाँ, अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स. चलिए ऐड करेंगे. 3,53,40,000 में सारे फिगर्स को ऐड करो. 3,84,94,000. 3,84,94,000. इस सब में सेल्स वगैरह का फिगर कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही एंड कर देंगे. अगर प्रॉफिट देता तो सेल्स तक दिखाते. और बट ऐसे भी क्वेश्चन तुमको, हाँ तुम अगर ध्यान देगा तो क्वेश्चन तुमको कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही लास्ट निकालने बोला है, इसलिए हम भी क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही दिखाएंगे. मेरे को जानना है इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई भी तरह का डाउट? हाँ जी, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं सर, आंसर में वर्किंग नोट से बनाने होते हैं ऑब्वियसली, बट यहां पर कुछ वर्किंग से रिक्वायरमेंट ही नहीं था. सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, सब कुछ आज क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए कोई वर्किंग का रिक्वायरमेंट नहीं आया. देखते एक बार आईसीआई का जो सोल्यूशन है उसमें कुछ लोग वर्किंग्स बनाया है क्या? ऑल द रिक्वायर्ड ही नहीं ऐसा क्वेश्चन में कि वर्किंग्स बनाना पड़े. नहीं, कोई वर्किंग्स नहीं. ठीक है, होना भी नहीं चाहिए था. ओके, तो हम लोग आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलेंगे अपने कब? ट्यूसडे. सैटरडे ट्यूसडे मिलेंगे और फिर ट्यूसडे तो पूरा क्लास किस में जाएगा? सम्स के ऊपर ही जाने वाला है. ठीक है, तो मिलते हैं ट्यूसडे को. फॉर्मेट को गो थ्रू कर लीजिएगा एंड विल डू मोर क्वेश्चंस इन ट्यूसडेज क्लास. दैट्स ऑल. थैंक यू. मिलते हैं अपने अब अगले क्लास में.